हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीत आई ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब अपने घर में कैसे हैं? उम्मीद है अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त दोनों होंगे। तो इसी टैगलाइन के साथ हम ये स्टार्ट करते हैं कि अपने परिवार के साथ रहिए स्वस्थ और संजीत राय ऑनलाइन क्लास के साथ रहिए मस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन ये होता है रेस्पिरेशन क्या होता है। तो अमूमन तौर पे सभी लोग इसको सांस लेने के प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहते हैं, जबकि ये पुरानी धारणा, उसको हम लोग कहते हैं इनहेलेशन। श्वास लेने को हम लोग कहते हैं इनहेलेशन, यानी तब फिर मतलब है कि रेस्पिरेशन क्या होगा। देखिए, इन द साइंटिफिक टर्म जब हम रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन जो आपने लिया वो गया कहाँ। तो अमूमन तौर पे आप यही सोचते हैं कि हमने जो ऑक्सीजन लिया वो फेफड़ों में गया और फेफड़ों से निकल करके बाहर चला गया, लेकिन नहीं। दरअसल में आपने जब ऑक्सीजन खींचा और वो फेफड़ों में भरा तो ये इनहेलेशन है। अब फेफड़ों से वो ऑक्सीजन आपके बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच जाए और वो ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर आपके ही बॉडी के फूड पार्टिकल को, जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इन सबको डाइजेस्ट करने का काम करे, इनको ऑक्सीडाइज करने का काम करे और इनसे एनर्जी को रिलीज कर ले। तो इस सेलुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ये इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन जो वर्ड है वो एक इंटरसेलुलर प्रोसेस है और जो इनहेलेशन है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। तो गलती से हम लोग रेस्पिरेशन को हम लोग इनहेलेशन समझ लेते हैं, प्रॉब्लम यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि अगर रेस्पिरेशन इंटरसेलुलर लेवल पे है तो वहां पर वो ऑक्सीजन जो फूड पार्टिकल को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी निकालता है, तो यानी डिफिनीशन भी उसी के अकॉर्डिंग बनी। बिल्कुल सही। अब हमारी जो डेफिनेशन होगी वो होगी रेस्पिरेशन। तो लेकिन द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल टेक्स प्लेस, ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल टेक्स प्लेस इन रिजल्ट, यानी उसके रिजल्ट में क्या क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी ये लिबरेट होंगे और साथ में क्या निकलेगा? मतलब इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि जब रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी लिबरेट होते हैं तो ये प्रोसेस होता कैसे है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन को कई स्टेप में स्टडी करें तो हमको रेस्पिरेशन जो होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता दिखाई देता है। सबसे पहला और सबसे सिंपलर प्रोसेस या सबसे प्रिमिटिव प्रोसेस वो है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल्स और तीसरा है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लाइकोलिसिस। तो चलिए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। मैंने लिख दिया। तो यहां पे देखिए नाम से पता चले ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस मतलब होता है टूटना, यानी आपके बॉडी में ग्लूकोज के टूटने के फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। और चूंकि ग्लाइकोलिसिस एक कौन सा प्रोसेस है? क्योंकि ये रेस्पिरेशन ही हमारा सेलुलर प्रोसेस है तो ग्लाइकोलिसिस भी क्या होगा? सेलुलर, यानी ये एक सेल के अंदर होगा। तो ये होगा क्या और इसमें कैसे कैसे क्या क्या बातें मेन है पहले आप समझ जाइए। देखिए मैंने लिखा है ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। यानी ये याद रख लीजिएगा बच्चों, ये कहाँ पे होता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार नीट के और बीएचयू के एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो आप सिंपल से एक लाइन लिखेंगे वो साइटोप्लाज्म में होता है। और फिर क्या है? इन ग्लाइकोलिसिस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है वहां पर ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होता है। मतलब आप अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है, लेकिन अगर हम उसको 2 स्टेप में तोड़ दें, जो पहला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होगा उसमें ग्लूकोज हमारा पूरा टूटेगा ही नहीं, बल्कि उसमें हमारा ग्लूकोज का हाफ ऑक्सीडेशन होगा, या तो वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीजन नहीं भी हो तो भी हमारे फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो सकता। अब याद करिए, मैंने शुरू में कहा दिया कि ये बहुत प्रिमिटिव है, याद करिए मैंने पहले ही कह दिया था ये बहुत प्रिमिटिव है। तो आप कहेंगे सर आपने प्रिमिटिव क्यों कहा? अच्छी बात है। देखिए प्रिमिटिव मैंने ये कहा, एक्चुअल में ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये तरीका बना हुआ है जब हम लोगों के बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एडवांस टेक्निक का डेवलपमेंट नहीं हुआ था।
तो उस वक्त हम लोग एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के फॉर्म में थे, और बैक्टीरिया के बॉडी में आज भी ग्लूकोज इन्हीं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो इसी नाते मैंने इसको क्या कहा, प्रिमिटिव का, यानी आज भी हमारा बॉडी उसी बैक्टीरियल इवोल्यूशन को इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में सबसे पहला फूड का पार्टिकल डाइजेशन कहाँ होगा, ग्लाइकोलिसिस स्टेप से होगा। उसके बाद जो बचा हुआ पायरुविक एसिड है, वो पायरुविक एसिड जब अगले स्टेप में एंट्री करेगा तब वो क्या कहलाएगा, क्रेब्स साइकिल कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रिजल्ट में क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड, जैसा मैंने पहले कहा था, एटीपी एनर्जी, और ये बहुत कम मात्रा में बनती है, यानी 2 एटीपी बनती है, और आर फॉर्म। चलिए अब आप देखते हैं क्रेब्स साइकिल क्या होता है। इसमें याद रखिएगा बच्चों, पायरुविक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, थोड़ा सा पानी भी बनता है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में बनते हैं। चलिए आप बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। तो क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखे रहिएगा बच्चों, इन दोनों में यही अंतर है कि अगर ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है तो क्रेब्स साइकिल कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो किसके प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमेशा याद रखिएगा ये जो प्रोसेस है यहां पर ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसको ऑक्सीजन चाहिए। हालांकि मैंने इसको यहां पे मेंशन नहीं किया है, यहां पे लिख लीजिएगा, कहीं पर बढ़ा लीजिएगा कि इन कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे लिखिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए मैंने यहां तक लिखा हुआ था, यहां पर मेरे कुछ मिसिंग था। तो यानी आप ये लिख कह सकते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है उस प्रोसेस में जब पायरुविक एसिड बन जाता है तब वो कहाँ एंट्री करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है नहीं, मैं पायरुविक एसिड ऐसे अंदर नहीं लूंगा, तो कहेंगे तुम मुझे ऑक्सीजन दो और मैं तुम्हें एटीपी दूंगा। तो इसका मतलब जब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है पायरुविक एसिड के साथ, तब वो इस पायरुविक एसिड ऑक्सीजन को मिक्स करके उसको तोड़ देता है। और जब तोड़ता है तो तोड़ने दौरान क्या क्या निकलते हैं, पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं बनेगा, फिर पानी बनेगा, और उसके बाद रिजल्टिंग जो चाहिए सेल को क्या मिलेगा, 36 एटीपी एनर्जी। और तब ये जब एनर्जी बनाएगा तब जाकर के इस एटीपी को ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं अब रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम लोग उनकी सेलुलर लेवल तक जाकर के किस प्रकार से एक एक पार्टिकल का ऑक्सीडेशन होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले होता है कि याद करिए कि आपके बॉडी में पाया जाता है ब्लड वेसल्स, वेन एंड आर्टरीज। तो ये जो जब आर्टरीज जो होते हैं आपके बॉडी से ब्लड को फ्लो कराते हुए एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक लेके जाते हैं, तो उसके अंदर क्या भरा होता है, ऑक्सीजन भरा होता है। और जब ये ऑक्सीजन किसी सेल या ऑर्गन्स के नज़दीक से गुजरता है तो ये डायरेक्ट अपने ऑक्सीजन को सेल के अंदर नहीं डाल सकता। एक्चुअल में चीज़ों को लेने और देने के लिए इनके बीच में एक मिडिल मैन, एक मध्यस्थ एक मध्यस्थ साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ECF कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्चुअल में ये कहता है कि आप कोई चीज़ न साइटोप्लाज्म को देंगे और न साइटोप्लाज्म कोई भी चीज़ सीधे इसके अंदर देगा। यानी अगर वो पहले ऑक्सीजन देगा तो पहले वो ECF में जाएगा और फिर ECF से वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। और अगर ये कोई एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है तो वो उसका प्रोडक्शन पहले कहाँ निकालेगा, ECF में निकालेगा, फिर ECF उसको कहाँ देगा, ब्लड वेसल्स के अंदर देगा। तो अब आइए देखते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस आखिर होता कैसे। तो देखिए ये मैंने एक सेल बनाया हुआ है, सेल का ये हमारा न्यूक्लियस का पोर्शन है और ये बाकी पूरा क्या है, सेल साइटोप्लाज्म। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ये इतना हिस्सा ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। और इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है हमारा क्रेब्स साइकिल। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और जब ये साइटोप्लाज्म में होता है तो ग्लाइकोलिसिस क्या करता है, मैंने पहले ग्लूकोज यानी लिसिस ऑफ ग्लूकोज,
ये ग्लूकोज 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर पाया जाता है उनको यूज करता है, और साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको काइनेज एंजाइम कहते हैं। एक्चुअल में कई सारे 6 एंजाइमों का मिक्सअप होता है, हेक्सोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, इन सारे एंजाइम 6 एंजाइमों का एक ग्रुप होता है। तो ये सारे एंजाइम एक साथ कंबाइन करते हैं ग्लूकोज के साथ, और ग्लूकोज के साथ जब ये कंबाइन करते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होना शुरू करता है। जब ऑक्सीडाइज होता है तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनाता है? पायरुविक एसिड बनाता है। ये जो 2 एटीपी लगते हैं वो फिर एडीपी के रूप में रिलीज हो जाते हैं, और यहां से काइनेज एंजाइम जब लगता है तो इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। अब रिजल्टिंग प्रोडक्ट देखिए क्या बनता है। रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड एंड 8 एटीपी एनर्जी। क्या बनता है? 8। एक्चुअल में बनता तो है यहां पर 4 एटीपी एनर्जी, लेकिन इसके साथ 3 एनएडीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, और वो एनएडीपी मॉलिक्यूल बाद में जाकर के एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस नाते हम टोटल यहीं पे लिख दिए 8 एटीपी। अब देखिए होता क्या है कि जब पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में घूमता है तो ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता कि वो पायरुविक एसिड को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो पायरुविक एसिड जब धीरे धीरे बन करके कहाँ साइटोप्लाज्म में इकट्ठा होता जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में एक विशेष प्रकार का चैनल प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं, एक्चुअली इसके अंदर एक एंजाइम लगा होता है जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम की खासियत होती है कि ये पायरुविक एसिड को पहचानता है। तो जैसे ही पायरुविक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द होते हैं तो ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इस पायरुविक एसिड को पकड़ कर कहाँ ले जा देता है? सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। और जब पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है तो यहां पर ये को एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, यानी पायरुविक एसिड प्लस को एंजाइम। और जब ये जुड़ते हैं तो ये पायरुविक एसिड का पूरी तरह से क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल को एंजाइम ए में। और जैसे ही ये एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है तो तुरंत क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो इसको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो ये ऑक्सीजन लगातार साइटोप्लाज्म से खींचते रहते हैं, और वो ऑक्सीजन कहां से आता है? यहां से आता रहता है। तो जब ऑक्सीजन लगातार एसिटिल कोएंजाइम के साथ जुड़ते रहते हैं तो एसिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होता है तो वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और टोटल 30 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। कहां पे? हमारे क्रेब्स साइकिल में। और जब क्रेब्स साइकिल में 30 एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है तो यहां पर ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाता है। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट? पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी अगर हम इस पूरे रिएक्शन को एक लाइन में लिखना चाहें तो हम यहां पर दिखाए हैं कि ग्लूकोज जब 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल, और 36 एटीपी, यानी इसमें मैंने ग्लाइकोलिसिस को जोड़ करके 36 एटीपी मॉलिक्यूल का, एनर्जी मॉलिक्यूल का क्या होता है? निर्माण होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। जैसी बात है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता क्या है? एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा और उसमें पहले ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, फिर उसके बाद उसमें पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुविक एसिड के अंतिम मॉलिक्यूल को पूरी तरह से क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सबसे अंत में एक हाइड्रोजन एटम निकलता है यहाँ पे इस तरह से, और वो जो हाइड्रोजन एटम निकलता है तो वो जब निकलता है तो वो क्या करता है? अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करता है? ऑक्सीजन एटम रिसीव कर लेता है, जिसकी वजह से ये चार्ज हो जाती है, और ये चार्ज हो करने के बाद ये इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों क्या करते हैं? आपस में कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करने के बाद क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, देखिए इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल कौन था? वही जिसको हम लोग F1 पार्टिकल कहते हैं। एक्चुअल में F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETS साइकिल चलाता है, और जब ETS साइकिल चलाता है तो वो अपने सरफेस से केवल प्रोटॉन्स को मूव करने की क्या देता है? अलाउड करते हैं। तो वही मैंने लिखा कि द इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल मतलब F1 पार्टिकल ट्रांसफर्स हाई एनर्जी हाइड्रोजन एटम, वहां से हाइड्रोजन एटम को क्या करता है? ट्रांसफर, निकाल देता है बाहर। द हाइड्रोजन एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन टेकन बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिसीव कर लेते हैं एंड कंबाइंड विथ हाइड्रोजन आयन, यानी ये ऑक्सीजन
इस हाइड्रोजन आयन के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा, और जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। यानी ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के सबसे अंत में, क्रेब्स साइकिल के सबसे अंत में क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये हो जाते हैं हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और मुझे इस बात के लिए इंस्पायर करते रहें ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो और बना करके लाता सकूं। धन्यवाद।